Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fiza Said and I talk about the chapter that is the cell. हम लोग इस बारे में भी बात कर सकते थे कि मैं इस बारे में आपको पहले पढ़ा सकती थी, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। और बाकी भी एक और चैप्टर है, दैट इज़ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। क्यों मैंने ये चैप्टर पहले लिया, इसका क्या वजूहात हैं, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करती जाऊँ। मैंने इस चैप्टर को इसलिए लिया है क्योंकि ये चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है। इसमें से आपके एम्पलीट्यूड के जो एमडी कैट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर इस चैप्टर से बनते हैं। और ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी भी है, इस वजह से भी लिया है। और आपको मैं एक चीज़ बताती जाऊँ कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिंध बोर्ड या फेडरल बोर्ड नहीं पढ़ेंगे, हम सिंध और फेडरल को दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। इसलिए मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए जिसमें सिंध की चीज़ें भी आपको मिलेंगी और फेडरल की चीज़ें भी मिलेंगी, और इतनी सिंपल तरीके से मिलेंगी कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। द सेल, एज यू नो द सेल, कैसे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेल हर ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे एक बैक्टीरिया ही क्यों ना है, हर एक सेल से बना हुआ है। सो हम चलते हैं सेल की तरफ। व्हाट इज सेल? सेल डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी किसने की थी सेल की? सो डिस्कवरी, जो सेल को सबसे पहले दरियाफ्त किया था, एज यू नो दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को दरियाफ्त किया। और किसके थ्रू किया? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके थ्रू हम लोगों ने सेल को डिस्कवर किया। दैट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसके बाद काफ़ी अरसे के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दरियाफ्त हुआ। सो ये सबसे पहले दरियाफ्त किसने किया था? दैट इज डिस्कवर्ड बाय डेविड जॉनसन। अच्छा, कहा जाता है कि गैलीलियो ने भी दरियाफ्त किया था, लेकिन 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 सबसे पहले जो दरियाफ्त किया था दैट इज द डेविड जॉनसन। अब हम माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें कि माइक्रोस्कोप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मेन वर्ड इज माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स टू सी। देन ये सेल क्या है? हम सेल एक ग्रीक वर्ड है दैट इज मीन्स अ होलो स्पेस, कि एक ऐसी चीज़, जब रॉबर्ट हुक ने दरियाफ्त किया तो उसने किस चीज़ में सबसे पहले सेल को देखा कॉर्क में। कॉर्क में उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा और उन्होंने कहा कि सेल एक होलो स्पेस, एक खाली चीज़ है। देन अब हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया। द न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और उन्होंने किस चीज़ में न्यूक्लियस को सबसे पहले देखा? दैट इज ऑर्चिड। अब ऑर्चिड क्या है आप पूछेंगे? ऑर्चिड एक दरख्तनुमा चीज़ होती है, उसे ऑर्चिड कहा जाता है। उसके अलावा एक बहुत ही बेसिक चीज़, हमें ये तो पता है कि सेल किसने डिस्कवर किया, दैट इज़ रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, दैट इज़ रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन किसने डिस्कवर की? अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, जो हम बाद में जाके पढ़ेंगे। न्यूक्लियस आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। गोल्गी एपरेटस आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह आ जाता है। सो cellular organization is discovered by स्केल्डन एंड शेवान। स्केल्डन एंड शेवान एक zoologist है तो दूसरा बॉटनिस्ट है। स्केल्डन इज अ बॉटनिस्ट एंड सेवान इज अ zoologist। अच्छा, सेवान ने एक और चीज़ बताई थी। सेवान ने, ये चीज़ें याद रखिएगा, मैंने इस तरीके से लिखा है कि आपके लिए MCQs याद करने में बहुत आसानी हो। कि आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि किसने बताया था कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, तो आपको याद आ जाए कि यहाँ लिखा हुआ था सेवान। तो सेवान ने बताया था दैट न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। वैसे डबल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। अच्छा, देन ये मोटी मोटी बातें तो हो गई। अब हम एट्रीब्यूट्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में भी पढ़ लें कि एट्रीब्यूट्स ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है। इससे पहले मैं आपको ये बताती जाऊँ, हम थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। मैंने ये नहीं लिखा क्योंकि ये आसान सी चीज़ है, मैंने सोचा आप लोगों को बुक से ही बता दूंगी। तो सेल थ्योरी किसने दरियाफ्त की, किसने बताई, किसने दी? तो ये, जैसे कि मैंने बताया था, जिन्होंने सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था उन्होंने ही बताया सेल थ्योरी के बारे में। क्या बताया ये भी देख लेते हैं। चलो देखते हैं।
इन्होंने बताया, स्केल्डन जो कि एक बॉटनिस्ट था, जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, और सेकमान एक जूलॉजिस्ट था। इसने क्या बताया, इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। 3 कौन से पॉइंट्स थे ये भी मैं आपको बताती चलूँ। इन्होंने कहा था ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, कि हर जानदार, चाहे वो कीड़ा है, मकोड़ा है, इंसान है, जानवर है, कोई भी, एवरीथिंग, प्लांट्स हैं, कोई भी चीज़ हो, बैक्टीरिया हो, सब एक या मोर सेल से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, बैक्टीरिया इज यूनिसेल्यूलर, कि वो एक सेल से बना हुआ है। अब मैं मोर सेल्स के बारे में बात कर लूँ तो हम देख लें, हम एक सेल से तो नहीं बने हुए ना, हम तो बहुत सारे सेलों से बने हुए हैं। तो इन्होंने अपने फर्स्ट पॉइंट में ये कहा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 एंड मोर सेल्स। सेकेंड पॉइंट क्या दिया, सेकेंड पॉइंट इन्होंने दिया, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं और बहुत से फंक्शन सेल के जरिए हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, जब हम इसमें पढ़ेंगे ना कि न्यूक्लियस वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो जाहिर सी बात है वो सब चीज़ें सेल में हैं, तो उसकी वजह से ही सारे फंक्शन हो रहे हैं। अच्छा, थर्ड वन पॉइंट क्या दिया था, पहला तो हमने पढ़ लिया कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, दूसरा भी भाई पढ़ लिया कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो तीसरा क्या है, इन्होंने तीसरा पॉइंट ऐसा दिया जो कि सही नहीं था। आपको मैं पहले ही बता दूं, ताकि आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा पॉइंट सही नहीं था जो कि स्केल्डन और सेवान ने दिया, तो आप लोगों को पता हो। इन्होंने तीसरे पॉइंट में बोला था कि सेल इज अ डिनोवो स्ट्रक्चर, ये इनकी गलती थी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सेल अराइज होते हैं नॉन सेल्यूलर मटेरियल से। अब नॉन सेल्यूलर मटेरियल कैसा है, मतलब एक ऐसा चीज जो सेल से बनी हुई नहीं है लेकिन उससे सेल बन रहे हैं, इन्होंने यही कहा था। लेकिन ये इनकी गलती थी, जो कि किसने सही की ये भी मैं आपको बता दूं। तो 2 पॉइंट्स बिल्कुल सही थे, तीसरा पॉइंट गलत था, और इस गलत पॉइंट को सही किया रोडाल्फ विर्च ने। यहीं लिखा होगा, ये लिखा हुआ रोडाल्फ विर्च। इसने बोला कि भाई आप लोगों का तीसरा पॉइंट बिल्कुल गलत है स्केल्डन और सेवान का। तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि सेल्स कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, कि सेल नॉन सेल्यूलर मटेरियल से नहीं बनते, बल्कि वो सेल्स जो प्री एग्जिस्ट है, यानी कि जो पहले मौजूद सेल्स हैं, उनसे ही जब वो डिवाइड करते हैं तो नए सेल्स बनते हैं, ना कि नॉन सेल्यूलर मटेरियल से। सो इट इज़ नॉट अ डिनोवो स्ट्रक्चर। सो सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स जो बिल्कुल राइट हैं वो ये हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, एंड इट इज नॉट अ डिनोवो स्ट्रक्चर, it can be arise from pre-existing cells. Okay, so ये जो सेल थ्योरी थी मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे जो कि बोर कर दे आप लोगों को। इंशाल्लाह आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे होंगे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि हम हर चीज़ को कवर कर सकें। इतना स्लो नहीं पढ़ेंगे कि हमारा जो कि नेशनल एमडीकैट आ रहा है, जो कि फेडरल और सिंध से अब दफ़ा इस तरीके का आया कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है। इस तरीके से पढ़ेंगे, फेडरल भी पढ़ लें, सिंध भी पढ़ लें, ताकि कहीं से भी आए हमें कोई मुश्किलें पेश ना आए। तो ठीक है, हम थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स ऑफ माइक्रोस्कोप भी पढ़ लेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ माइक्रोस्कोप 3 है, बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ माइक्रोस्कोप 3 है। फर्स्ट इज द मैग्निफिकेशन, सेकेंड वन इज द रेजोल्यूशन एंड द थर्ड वन इज कंट्रास्ट। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट है क्या। सो मैग्निफिकेशन जैसा आपको पता ही होगा, शायद किसी को पता हो, किसी को ना पता हो, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वो मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह नहीं होते, वो लोग देखते हैं उससे, तो उससे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है साइज। लेकिन कौन सा साइज इंक्रीज होता है, ये मेरा आपसे सवाल है। क्या रियल साइज इंक्रीज हो जाता है? नहीं, ओनली अपीयरेंस साइज इंक्रीज होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा मदद देंगी कि मैग्नीफिकेशन से देयर इंक्रीज ओनली इन द पेरेंट साइज। ओके, सो हम ये पढ़ लेते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। लाइट माइक्रोस्कोप ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे लिखे हुए हैं, इसलिए आप लोग
चाहे तो ये स्क्रीनशॉट लेके रख लें या चाहे तो आप खुद अपनी कॉपी से लिख लें, ज़्यादा अच्छा होगा, आपको याद हो जाएंगे। सो लाइट माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो है वो हमारी नेक्ट आई यानी कि जिस आई से हम देखते हैं उससे 10,000 गुना बड़ा है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करूं तो उसका मैग्नीफाइंग पावर हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। अच्छा, रेजोल्यूशन पावर के बारे में बात करते हैं कि रेजोल्यूशन क्या होता है। देखिए रेजोल्यूशन, अब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें दो चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये छोटे छोटे सेल्स हैं, ठीक है, अब हमें इस तरीके से तो ये दिख रहे हैं कि साथ में जुड़े हुए हैं, और वैसे भी हम अपनी आँख से तो नहीं देख सकते ना सेल को, तो ये कम से कम जो डिस्टेंस है, ये इतना सा भी जो डिस्टेंस है जो हमें अपनी आँख से नज़र ना आए, लेकिन जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें नज़र आए कि इनके दरमियान भी डिस्टेंस है, तो ऐसा डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन, मिनिमम रिजॉल्व डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर यानी कि उनका रेजोल्यूशन पावर दैट इज 10,000 पावर देन देयर ऑफ नेक्स्ट आई। ओके, हमारी आंख से ज़्यादा बड़ा नहीं बल्कि उनका फासला करके दिखाएगा आपको। ओके, इसके बाद थोड़ा सा ये भी ख़त्म करते हैं, यहाँ तक पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और सेल डिस्कवर्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसे पहले बता दिया, और सब सेल्यूलर सब्सटेंसेस दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, गोल्जी apparatus वगैरह, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिस्कवर्ड हुआ। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें, एमसीक्यूज भी इसी चीज़ों से ही बनते हैं ज़्यादातर, कि सेल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दरियाफ्त हुआ, तो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स किस चीज़ों से दरियाफ्त हुए, सो इट कैन बी डिस्कवर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, याद रख लीजिएगा। अच्छा, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास एक ब्लॉक में लिखी हुई हैं हमारी बुक में, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए, लाजमी है, कहीं से भी कोई भी एमसीक्यूज उठ के आ सकता है। सो अगर मैं 1 इंच ऑफ कॉर्क की बात करूं, कॉर्क एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसकी अगर मैं 1 इंच ऑफ कॉर्क ले लूँ, एक दरख्त है उसमें से छोटा सा टुकड़ा 1 इंच ऑफ कॉर्क लूँ, तो उसमें कितने सेल्स होंगे? उसमें 1 बिलियन सेल्स होंगे। अगर न्यूबॉर्न चाइल्ड है, एक छोटा सा बच्चा है, उसमें कितने सेल्स हैं? 2 ट्रिलियन सेल्स हैं। एक एडल्ट की बात करूं, एक बड़ा इंसान, उसमें 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ब्लड डोनेट, जब हम किसी को ब्लड देते हैं, देखो ना हमारे पास ब्लड है, ठीक है, हम जब ब्लड देंगे अपना तो उसमें सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं? जाहिर सी बात है उसमें रेड ब्लड सेल्स होंगे। जब वो रेड ब्लड सेल्स जाएंगे, जाहिर सी बात है वाइट ब्लड सेल्स भी जाएंगे, दोनों मौजूद होते हैं ना हमारे ब्लड में। ये हम बहुत बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं, उसमें दोनों मौजूद होंगे। तो जो ब्लड डोनेट करेंगे उसमें 4.5 बिलियन सेल्स चले जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि हम रोज़ के रोज़ हमारे 1% जो सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से हमारे सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। और वो कितने सेल्स होते हैं? जो कि 1% है, दैट इज़ 600 बिलियन सेल्स। ओके, व्हाट इट। अच्छा, सेल फ्रैक्शनेशन की डेफिनेशन ज़रूर याद रखिएगा, बाकी कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन डेफिनेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें और अगर जो इंपॉर्टेंट होगी वो बताती जाऊँगी। सो सेल फ्रैक्शनेशन क्या है? आइसोलेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। आइसोलेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स, अब सेल्यूलर कंपोनेंट्स बार बार बता रही हूँ, एक ही बात दोहरा रही हूँ कि सेल्यूलर कंपोनेंट, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है ना, सारे के सारे सेल के कंपोनेंट यही न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स वगैरह ही हैं, ठीक है। अब सेल में से हम सेल्यूलर कंपोनेंट्स को निकाल रहे हैं, ठीक है, उनकी केमिकल कंपोजिशन के मुताबिक वो सेल फ्रैक्शनेशन कहलाएगा। अब इसमें एक छोटा सा होता है, बुक में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज़ लिखी है, अगर आपको वहाँ समझ ना आए तो बस मेरी उर्दू को याद रख लीजिएगा कि वहाँ लिखा हुआ है होमोजेनाइज़र के बारे में। होमोजेनाइज़र क्या होता है? होमोजेनाइज़र में हम अपने इन कंटेंट्स को डालते हैं, वो कंटेंट्स जब डल जाते हैं तो उसको जब फ्रीट करके उनको डालते हैं तो होमोजेनाइज़र का काम होता है ब्रेक डाउन,
ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन उसको एक हाई स्पीड या लो स्पीड पे घुमाना होता है, जिसके नतीजे में सारे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं अलग हो जाते हैं, यानी कि आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है, अब छोटी सी ये चीज़ रह गई है, ये भी पढ़ लेते हैं। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस पढ़ लेते हैं और इंशाल्लाह बस यहाँ तक ख़त्म करेंगे। अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स वो होते हैं दैट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। देखो ना, यूकैरियोट्स में हम आते हैं, प्लांट्स आते हैं, हम सबके पास ट्रू न्यूक्लियस है। क्यों ट्रू न्यूक्लियस है? देखो, हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, वो डीएनए और प्रोटीन दोनों के मिलाप से हैं, यानी कि हमारे न्यूक्लियस में डीएनए के साथ प्रोटीन मौजूद है, दैट इज द हिस्टोन। और यूकैरियोट्स में भी यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्या कहते हैं, होते हैं यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, बहुत सारे होते हैं यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, अच्छा, प्रोकैरियोट्स जैसे हम बात करें प्लांट्स वगैरह की, तो दैट आर मल्टीसेल्यूलर्स। प्रोकैरियोट्स की बात करती चलूँ, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? दे डजेंट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। ये याद रखिएगा, बार बार ये सवाल पूछा जाता है हमारे एमडी कैट में, खासतौर पे अब तो नेशनल एमडी कैट हो रहा है, तो उसमें हमेशा ये पूछा जाता है, अक्सर तरह ये सवाल आता है कि प्रोकैरियोट्स के पास क्या ट्रू न्यूक्लियस होता है? या आपको ऐसा सवाल दे दिया जाएगा कि विच वन थिंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो उनके पास ट्रू न्यूक्लियस कभी भी नहीं होता, दे हैव न्यूक्लॉइड्स। न्यूक्लॉइड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोकैरियोट्स का सेल है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे जिसमें डीएनए और प्रोटीन वगैरह मौजूद होंगे, लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी उनके क्रोमोसोम्स में, यानी कि प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, उनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लॉइड होंगे, जिसमें डीएनए वगैरह मौजूद होगा, लेकिन उनमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी, जबकि यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है उस पर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि प्रोकैरियोट्स के बाद न्यूक्लियस ही नहीं होता, उनके पास तो न्यूक्लॉइड्स होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स विल ऑलवेज बी यूनिसेल्यूलर, दे विल नेवर एवर बी मल्टीसेल्यूलर। इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज मीजोसोम्स। मीजोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, ये 3 फंक्शन करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस, दैट इज रेस्पिरेशन एंड दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं पिछले चैप्टर्स की भी वीडियोस बनाऊं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर कोई भी सवाल है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या बुक से आपको कोई सवाल पूछना है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।